कैसे हैं सभी दगड़िए। एक परियोजना है जो देश में चल तो बहुत पहले से रही है, लेकिन उसका जो बड़ा व्यापक, जिसमें प्रचार भी था प्रसार भी था, जो वर्तमान केंद्र की सत्ता के चाल ढाल रंग रूप के अनुरूप भी थी, वो है नमामि गंगे परियोजना। नमामि गंगे परियोजना का जो बजटीय रूप अभी सामने आया है वो था 2014, यानी 10 साल होने को है। पहले तो बता दूं कि ये नमामि गंगे परियोजना है क्या। निश्चित रूप से अभी जो वर्तमान में संघ आधारित सरकार है वो देवता, भगवान, धर्म और गंगा तो फिर धर्म विशेष ने अपने लिए बहुत ही नज़दीक गंगा के रखा अपने को। तो उस ऐसी सरकार के लिए तो गंगा बहुत अधिक राजनीतिक क्षेत्र भी हो जाती है। नमामि गंगे परियोजना जब बनाई गई थी तो वो गंगा की सफाई, एक निर्मल सहज सरल गंगा, ठीक वैसी ही गंगा जैसे हम उत्तराखंड के लोग देवप्रयाग में बनाकर भेजते हैं, शुद्ध पानी, कोई प्रदूषण नहीं, आदि आदि को प्रथम बिंदु से अंतिम छोर तक वैसे ही निर्मल बहे गंगा, इस उद्देश्य से वो परियोजना बनी थी। आज़ादी के अमृत महोत्सव को भी इस परियोजना के साथ जोड़ा गया था, जिसमें गंगा के किनारे में के जो शहर हैं, 75 बड़े शहर, उनमें मेले लगाना, प्रदर्शनी करना, ये तय किया गया था। लगे होंगे। ये बता दूं, जैसे मैं बागेश्वर में हूँ तो हम भी गंगा बेसिन के क्षेत्र हैं, लेकिन बृहद गंगा बेसिन के क्षेत्र हैं। इस पर मैं आऊँगा बीच में। अभी जो गंगा नमामि गंगे परियोजना है वो है, उसका जो लोग जो आकर्षित करती है, हम सबको आकर्षित करती है, उस अगर बिंदु में जाएं तो वो बिंदुओं के हिसाब से पहला तो सीवेज ट्रीटमेंट। अब यहाँ बड़ा दिक्कत है। सीवेज ट्रीटमेंट या पुरानी सीवर लाइनों का ही ट्रीटमेंट आपने सोचा था, या फिर नदियों के किनारे के प्रत्येक गांव, प्रत्येक नगर, महानगर, उपनगर को सीवेज लाइन से, सीवेज सिस्टम से जोड़ने का संकल्प आपने लिया था, आप खुलासा नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग यही मान के चलते हैं कि क्योंकि पूर्व में भी बहुत पहले सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार इशारा किया है सरकारों को, केंद्र की सरकारों को, कि आप नदियों के किनारे के जितने भी शहर हैं उनको सीवेज लाइन से जोड़िए, तभी नदियों को सुरक्षित, सहज, सरल और जीवनदायी बनाकर रखा जा सकेगा। खैर, सीवेज ट्रीटमेंट के बाद था रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट पर भी बहुत कुछ सोचा समझा जा सकता था, लेकिन ये तकनीकी रूप से बनाई गई एक पंक्ति थी। लेकिन इसमें जो अंत में इन्होंने लिखा, अंत में लिखते हैं अक्सर, जिसको वो पहले आना चाहिए था, वो था औद्योगिक प्रवाह पर निगरानी। लेकिन निगरानी रखेगा कौन? जिलाधिकारी जिलों के अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, थानेदार। खैर, औद्योगिक प्रवाह निगरानी इसमें है, और हो सकता है कि पूरा एक परियोजना बनी है तो उसका एक सिस्टम होगा, लेकिन हमने नगरों में उस सिस्टम को कभी देखा नहीं। उसके अलावा है नदी की सतह की सफाई।
पर्वतीय क्षेत्र में तो आप देखते होंगे कि बरसातें आती हैं, पूरा नदी के किनारे किनारे जो खाली जगह होती है सतह को भी साफ करके चली जाती हैं। ये प्राकृतिक रूप से प्रकृति ने भी जो मानसून है, मानसून के माध्यम से नदियों की सफाई का कार्यक्रम स्वयं ये नेचर जो है, जो प्रकृति जो है वो चलाती है। फिर जैव विविधता तकनीकी शब्द है, ये एनजीओ वालों ने शुरुआत की थी। मतलब सिस्टम वही है, सरकार, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल या गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बड़े विचित्र शब्द ले आते हैं बड़ी परियोजनाओं के हिसाब से। तो जैव विविधता जैसा एक शब्द है। वनीकरण 1960 से सुन रहे हैं। 60 में जब ये 60-61 में जब वन विभाग अपना शताब्दी समारोह मना रहा था, तब नेहरू जी से एक शब्द कहलवाया गया, या नेहरू जी ने खुद कहा कि साहब आप पेड़ बहुत काटते हैं। क्योंकि उस समय तो वन विभाग का मतलब, जब नेहरू जी ने ये भाषण दिया था, ये शताब्दी वर्ष मना रहे थे, तब वन विभाग का मतलब अधिक से अधिक राजस्व कमाना था। हम जिस आंदोलन को जानते हैं, वन आंदोलन ने जो मतलब बदले हैं वनों के, जिसमें जैव विविधता आदि शब्द ये लोग लाए हैं बहुत प्यार से, वो मतलब तब नहीं था। तब नेहरू जी ने कहा कि साहब अगर एक पेड़ काटते हैं तो 2 तो लगाइए। तो वनीकरण शब्द की उत्पत्ति, वैसे वनीकरण या वृक्ष लगाना हमारी परंपराओं में बहुत है, हरेला इत्यादि बहुत से हमारे त्यौहार हैं, वहाँ मैं नहीं जा रहा हूँ। वनीकरण के अलावा जन जागरण, ऐसा लगता है देखिए, जिस देश ने वन आंदोलन चलाए हो, जिस देश ने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन चलाए हैं, वहाँ ये सरकारें और गैर सरकारी संगठन जन जागरण शब्द का जो इस्तेमाल करते हैं तो बड़ा विचित्र लगता है। किसका जागरण? जागरण की जरूरत तो सरकार के लोगों को होती है या एनजीओ वालों को होती है। खैर, औद्योगिक प्रवाह निगरानी के अलावा गंगा ग्राम, आजकल आप गांव में जा रहे होंगे, गांव के बाहर एक बोर्ड आपको मिलेगा, खुले में शौच मुक्त गांव। अगर इसकी सिरा में जाओगे आप, अगर ये अंतिम बोर्ड है गांव के अंदर का, तो सिरा में जाओगे तो आपको गंगा ग्राम मिलेंगे। और गंगा ग्राम का उद्देश्य गांव के अंदर खुले में शौच व्यवस्था को समाप्त करना। ये तो नमामि गंगा के जो चीज़ें हैं बीच में, जो काम ये लोग कर सकते हैं, करना चाहिए था, या हो सकता है कहेंगे कि हमने करा है या कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखें कि इस पूरे दौर में क्या क्या परियोजनाएं आपने बनाई हैं, इन सबको चलाने के लिए जो मैंने अभी वाँचा है, एक तो गंगा एक्शन प्लान था बहुत पहले, गंगा बेसिन प्राधिकरण भारत में बना हुआ है। उसके अलावा स्वच्छ गंगा कोष भी है, भुवन ग्राम ऐप, और ये जो भुवन गंगा ऐप, जो भुवन गंगा ऐप है वो निगरानी के लिए बनाया गया ऐप है। वो कोई स्पोर्ट्स का ऐप नहीं है या नदी को साफ करने का ऐप नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण ऐप है जो नदी पर निगरानी का ऐप होता है। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने तो बाकायदा एक आदेश जारी किया है या एक नियम कानून बनाया है, जिसमें है कि गंगा नदी में कचरे का निपटान पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। यानी अब ये पहाड़ में जो आपकी खड़िया फड़िया नदियों में जा रही है, ये प्रतिबंधित है। ये ट्रिब्यूनल ने बनाया है, मैंने नहीं बनाया भाई, सीधी सी बात है। तो ये है गंगा, नमामि गंगे परियोजना का मैं संक्षिप्त, बहुत विस्तृत है और संक्षिप्त में जो सामने आया हूँ। अब क्यों आया हूँ संक्षिप्त में? कल का दिन छोड़कर परसों शाम बागेश्वर में 6 बजे से नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे एक कार्यक्रम चला था, जिसमें प्रायः सभी अधिकारी जो जिले में हैं वो थे। मेरे को लगता है कि वो कार्यक्रम का आयोजन वन विभाग की ओर से करवाया गया था, क्योंकि जो अतिथि स्वागत और अतिथि भाषण था वो वन विभाग के वनाधिकारी बागेश्वर कोई तिवारी जी हैं, उन्होंने दिया था। जब विकास की अंधी होड़ में हमने अपनी इन नदियों के प्रति अपने इस भाव के अनुरूप आचरण नहीं किया और धीरे धीरे ये जीवनदायिनी नदियाँ इतनी प्रदूषित हो गई कि फिर ये जीवन देने के स्थान पर कष्ट का कारण बनने लगी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में भारत की सरकार ने ध्यान दिया और सबसे पहले जो हमारी सबसे पावन नदी है गंगा, उसको पवित्र करने के लिए कार्यक्रम चलाए। और संचालन भी प्रायः सरकारी कार्यक्रमों में जो संचालन करते हैं हमारे जोशी जी, बहुत अच्छे संचालकों में से हैं, बहुत अच्छे संचालक।
हमारे इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी जो सचिव भी हैं, सदस्य सचिव डीआरओ सर से मेरा अनुरोध होगा कि वो पुष्पगुच्छ देकर माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत बागेश्वर आपको सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। मेरा डीएफओ सर से ही अनुरोध होगा कि हमारे बीच में आदरणीय जिलाधिकारी बागेश्वर यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको भी पुष्पगुच्छ देकर उनका भी सम्मान स्वागत करने का कष्ट करेंगे। डीएफओ सर, हमारे बीच में उप प्रभागी वनाधिकारी श्री सुनील कुमार जी यहाँ पर हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष श्री इंद्र सिंह फरसाण जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको भी स्वागत के ही क्रम में आमंत्रित कर रहा हूँ। राजीव नवोदय का अनुरोध होगा समस्त बागेश्वर नगर की सम्मान जनता से कि वो आज इस गंगा महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हों। जिला गंगा समिति बागेश्वर एवं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नमामि गंगे के तत्वावधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मतलब एक मेला लगाने की कोशिश की गई थी। मैंने आपसे कहा ना कि इसमें जो उद्देश्यों में था वो 75 शहरों के उद्देश्यों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो गंगा नदी, खास गंगा जो देवप्रयाग से बनती है और बंगाल में जाके कहीं मिलती है। मैं थोड़ा सा बागेश्वर को लेकर जिक्र कर दूँ। जब हम गंगा की बात करते हैं तो गंगा के निर्माण में बागेश्वर 2 तरीके से काम करता है। गंगा की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो हैं 5। अगर मैं बागेश्वर से गिनना शुरू करूं तो पहली नदी पिंडर, जो पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है और कर्णप्रयाग में अलकनंदा में मिलती है। दूसरी नदी अलकनंदा। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ क्षेत्र से होकर आती है और कर्णप्रयाग में पिंडर को अपने साथ मिलाकर आगे को बढ़ती चली जाती है और रुद्रप्रयाग में जाकर उसमें मंदाकिनी नदी मिलती है। मंदाकिनी नदी केदारनाथ क्षेत्र से बनते हुए आती है। उसका बड़ा बृहद जलागम क्षेत्र केदारनाथ वाला क्षेत्र है और उसके बाद यही अलकनंदा नदी फिर तो इसमें भागीरथी नदी आकर मिलती है। लेकिन भागीरथी नदी भी 2 बड़ी नदियों जलागम क्षेत्रों का है। एक आपका भिलंगना नदी है जो खतलिंग ग्लेशियर इत्यादि से बनकर आती है और दूसरा फिर गौमुख से निकलने वाली भागीरथी। और ये देवप्रयाग में गंगा का निर्माण होता है। मैं ये सब आप लोग जानते हैं। मैंने इसलिए बताया केवल ये बताने के लिए कि गंगा के निर्माण में बागेश्वर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो गंगा के निर्माण में पिंडर नदी के रूप में बागेश्वर की भूमिका है। दूसरा 5 नदियां गंगा के निर्माण की हैं तो 5 ही महत्वपूर्ण नदियां शारदा के निर्माण की भी हैं। शारदा नदी और शारदा नदी की जो मैं बागेश्वर से ही अगर गिनना शुरू करूं तो सरयू नदी, शारदा की प्रथम नदी सरयू नदी है जो आगे जाके रामगंगा में मिलती है और उसके बाद एक काली नदी हो जाती है। सरयू बागेश्वर का जलागम क्षेत्र है। रामगंगा जो नदी है वो भी बागेश्वर और पिथौरागढ़, कीमू इत्यादि का जो क्षेत्र है नामिक ग्लेशियर, वो उसका जलागम क्षेत्र है। गौरी, धौली और काली, तो ये 5 नदियाँ। इन 5 नदियों में बड़ी विशेषता है कि सरयू नदी एकमात्र है जो ग्लेशियर से बन के नहीं आती। काली नदी जो बहुत बड़ा बृहद जिसका जलागम क्षेत्र है वो ग्लेशियर की नदी है। धौली नदी का बहुत बड़ा क्षेत्र ग्लेशियर वाला क्षेत्र है। रामगंगा का बहुत बड़ा क्षेत्र ग्लेशियर वाला क्षेत्र है और गौरी नदी का भी बहुत बड़ा क्षेत्र ग्लेशियर का क्षेत्र है। उसके अलावा जो 5वीं नदी है सरयू, ये विशुद्ध रूप से ग्लेशियर वाले क्षेत्र से नहीं आती, बल्कि ये उन्हीं को तो जो ग्लेशियर से निकलने वाली साइफन सिस्टम से और बहुत सी जलधाराएं जो ज़मीन के अंदर से निकल कर आती हैं उन्हीं से बनती है, लेकिन स्पष्ट रूप से ग्लेशियर से नहीं आती। तो मेरा कहने का मतलब, बागेश्वर जनपद वो जनपद है जो शारदा नदी का जलागम क्षेत्र में भी आता है तो गंगा नदी का जलागम क्षेत्र में भी आता है। मतलब शारदा नदी भी गंगा के ही सहायक नदी है जो कहीं बिहार में जाकर गंगा में मिलती है। तो अब ये कहना कि हम गंगा के बेसिन नहीं है। अब जब राष्ट्रीय स्तर पर आप गंगा सफाई अभियान की बात करते हैं, नमामि गंगे परियोजना की बात करते हैं, तो बिहार में जो शारदा नदी, भैया आपको अयोध्या में तो याद आया कि वही सरयू बन जाती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन बिहार में जो शारदा नदी मिलती है कहीं, वो पूरे कुमाऊं क्षेत्र से ही बनकर निकलती है। और जब आप नमामि गंगे की बात करते हैं तो शारदा नदी को छोड़कर आप गंगा की सफाई की बात या नमामि गंगे आपका अधूरा रह जाता है। मैं इतना ही बताने के लिए ये जिक्र यहाँ कर रहा था। तो नमामि गंगे परियोजना का एक छोटा सा कार्यक्रम बागेश्वर में हुआ था और उसकी छोटी छोटी झलकियाँ मैं अभी आपको इससे आगे दिखाऊंगा।
मैं देख रहा था कि जिस स्थान पर यह कार्यक्रम हुआ वो बागेश्वर का नगर मुख्यालय है और स्वतंत्रता संग्राम में जो कुली बेगार का जो एक सफलतम आंदोलन था उसी स्थान पर यह कार्यक्रम भी हुआ। और इस स्थान को, जहाँ ये बगड़ जिसको हम कहते हैं बागनाथ मंदिर के पास, ये महत्वपूर्ण इसलिए है, राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, स्वतंत्रता संग्राम के रूप में महत्वपूर्ण है, लेकिन एक मामले में और महत्वपूर्ण है। वो ये कि अधिकतर हमको बताया जाता है कि एक संगम पर है बागेश्वर, एक संगम है किसका, सरयू और गोमती का। संगम के कई रूप होते हैं, दो नदियों का संगम जैसे ही बताते हैं अक्सर सरयू गोमती। एक त्रिवेणी भी होता है, पंचतरणी भी होता है। संगम का जो भारतीय परंपरा है, आर्य परंपरा, जो आर्य भारत में आए थे और वेद के साथ आए थे, तो वैदिक रूप से जो परंपराएं हैं उसमें है पंचतरणी नदियों का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। और बागेश्वर पंचतरणी बनता है, ये बात ये तथाकथित स्वयंभू विद्वान जो हैं वो तो टाल जाते हैं, लेकिन जो गंगा को, नदियों को और ये वैदिक व्यवस्थाओं को, उपनिषदों को पढ़े लिखे हैं, वो मान के चलते हैं कि बागेश्वर अपने में एक पंचतरणी है। इसमें सरयू में गोमती का संगम होता है, गोमती समावेशित हो जाती है, आगे को निकल जाती है। लेकिन यही नज़दीक ही भागीरथी भी एक नदी थी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अब वो एक गंदा नाला बनाकर छोड़ दी गई है। पिछले दिनों जब जिलाधिकारी एक आए थे घिरजाल साहब, उनका प्रयास था कि मैं इसकी सफाई करूँगा, तो 7 महीने के बाद उनको भगा दिया यहाँ से, वो एक राजनीतिक कारण से छोड़ देता हूँ। भागीरथी के अलावा 2 और नदियाँ यहाँ मिलती हैं। एक जो ये राम मंदिर वाला क्षेत्र है, रामधारा भी है वहाँ, एक प्राकृतिक स्रोत है, हम लोगों का ही मोहल्ला है, और वहाँ से निकलती है जो नदी भी सीधे बहुत छोटा सा क्षेत्र है इसका, रामधारा से बनने वाली। इसको आप ठाकुरद्वारा की नदी भी कह सकते हैं। दूसरी नदी आगे यहीं पर जो वन विभाग के क्षेत्र से बनकर आती है, जिसको गोलजू, ऊपर भी वन विभाग के क्षेत्र में गोलजू का मंदिर है, एक नीचे जो गोलजू के मंदिर के पास ही सीधे सरयू मिलती है। तो ये 5 छोटी नदियाँ और बड़ी नदियाँ, 2 बड़ी हो गई जिसमें गोमती, जिसका जलागम क्षेत्र है 30-40 किलोमीटर का है लंबाई में, और उसके अलावा क्या कहते हैं सरयू, जो प्रमुख 5 नदियों में एक है, और ये भागीरथी और राम मंदिर से, रामधारे से बनने वाली नदी, छोटी नदी, और गोलजू के मंदिर के पास जो मिलती है, जिसको आप PWD वाला क्षेत्र और वन विभाग का क्षेत्र वहाँ से बन के आती है। तो इन 5 नदियों के संगम को अगर देखें तो पंचतरणी बनती है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि पंचतरणी को अगर आप 5 किलोमीटर के एरिया में देखते हैं तो फिर भी भागीरथी का नाम आता है। सरयू, गोमती, भागीरथी, और जब पुंगर और ये पंद्रपाली साइड से जो नदी बन के आती है आपकी, ये 5 नदियाँ फिर भी बनती। खैर, मैं यहाँ एक धार्मिक अवस्थाओं का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कह रहा हूँ कि वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर ये कार्यक्रम हो रहा था, पंचतरणी पर ये कार्यक्रम हो रहा था। पूरे कार्यक्रम में भागीरथी नदी नहीं थी। मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो नमामि गंगे परियोजना चल रही है, आप कहते हैं कि हमने बागेश्वर में काम किया है, आपने क्या काम किया? बागेश्वर को सुंदर बनाने का काम नहीं किया, बागेश्वर के घाटों को सुंदर बनाने की कोशिश आपने की है। उस पर काफ़ी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं कि आपका काम कैसा है क्या नहीं है, छोड़ देते हैं, लेकिन आपने भागीरथी नदी की स्वच्छता, उसके पुनर्जीवन, अगर आप उसके मलबा हटा दें तो नीचे आपको वो नदी मिलेगी, उस पर कभी कोई काम नहीं किया। और उसी नदी के बगल में आप नमामि गंगे परियोजना का उत्सव मना रहे थे, उत्सव मेला जैसा, जिसमें दुकानें भी आपने लगाई थी और रंगारंग कार्यक्रम, स्कूल के बच्चे आ जाते हैं बेचारे, उनको बुला लिया जाता है, आइए दिखाइए करके, तो वो भी थे, भाषण भी थे, नेता भी थे, गुलदस्ते भी थे, सप्रेम भेंट भी थी, आदि आदि आदि। और इस सब के बीच में अगर कुछ नहीं था तो भागीरथी की चिंता नहीं थी। राम मंदिर से निकलने वाला जो ठाकुरद्वारा का नदी है उसकी चिंता नहीं थी, और PWD वन विभाग की ओर से बन के आने वाली जो नदी है, 5वीं नदी, उसकी चिंता नहीं थी।